ये ज़मीन पर सबसे नापसंद की जाने वाली जगह है। एक ऐसा रेगिस्तान जो इंसानी ज़िंदगी से तकरीबन खाली है, लेकिन फिर भी यहाँ एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना बनाया जा रहा है जो अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं। चिली के अटाकामा डेजर्ट के बीचों बीच समंदर से 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा से भी 40% ऊंचा ये टेलीस्कोप जब कंप्लीट होगा, दूर दराज प्लैनेट्स को हमारी आंखों के मुकाबले में 5200 गुना ज्यादा करीब से देख सकेगा और ये इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी 15 गुना ज्यादा शार्प होंगे। पर जमीन के सबसे ड्राई जगह पे दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अटाकामा डेजर्ट अंटार्कटिका के बाद दुनिया का खुश्क तरीन एरिया है, जहाँ कुछ ऐसे हिस्से पाए जाते हैं जहाँ इतिहास में एक बार भी बारिश की बूंद नहीं पड़ी। ये टेलीस्कोप टाइम में पीछे जाकर यूनिवर्स की पहली गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स को कैसे देख सकेगा। अर्थ जैसे दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने में ये टेलीस्कोप साइंटिस्ट की क्या मदद कर सकता है। और सबसे बढ़कर साइंटिस्ट और कंस्ट्रक्शन टीम को अटाकामा डेजर्ट की ऊंचाई में एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े डोम की कंस्ट्रक्शन के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लिमिटलेस दुनिया की एक और वीडियो में खुशामदीद। साउथ अमेरिका की पैसिफिक ओशन फ्रंट पर 1000 किलोमीटर पर फैला हुआ ये है चिली का अटाकामा डेजर्ट। अंटार्कटिका के बाद ये दुनिया की सबसे खुश्क तरीन जगह मानी जाती है। यहाँ कुदरत के ऐसे अनोखे रंग हैं जिन्हें शायद हम पहली बार देख रहे हैं। यहाँ ज्वालामुखी बहुत कसरत से पाए जाते हैं। इसके अलावा डेथ वैली, नमक से भरे हुए हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए सहरा और धुंध यानी फॉग का ऐसा सिलसिला पाया जाता है जो पूरी दुनिया में नायाब है। पर एक चीज़ जो ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है वो यहाँ नहीं मिलती, पानी। अटाकामा डेजर्ट का लैंडस्केप ही कुछ ऐसा है। यहाँ बारिश नहीं पड़ती, यहाँ तक के कुछ एरिया ऐसे हैं जिन्होंने इतिहास में एक बूंद भी कभी पानी की शक्ल नहीं देखी। इन तमाम खुसूसियत की बिना पर अटाकामा डेजर्ट किसी एलियन प्लैनेट का मंजर पेश करता है और शायद इसी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपने मार्स रोवर की टेस्टिंग भी यहीं पर की थी। चिली के कैपिटल सेंटियागो से 1300 किलोमीटर दूर और करीब शहर से 130 किलोमीटर के फासले पर समुद्री सतह से 10,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर यह गैर मामूली प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर है जो इंसानियत को स्पेस में दूसरी दुनिया का मंजर देखने का मौका देगा। यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी, जिसे ईसो भी कहा जाता है, इस स्पॉट पे एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप बना रही है जिसे एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप या फिर शॉर्ट में ELT का नाम दिया गया। हालांकि इसकी कंस्ट्रक्शन अभी मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इसे देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि इसे ये नाम क्यों दिया गया है। इस टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ा मिरर यानी आईना लगाया जाएगा जिसका डायामीटर ना सिर्फ 39 मीटर बड़ा, अभी तक के सबसे बड़े टेलीस्कोप से भी 4 गुना बड़ा होगा। ये आईना हैरत अंगेज तौर पे इंसानी आँखों से 10 करोड़ गुना ज़्यादा रोशनी जमा कर सकता है, पर शर्त यह है कि इसके ऊपर मिट्टी का एक ज़र्रा भी ना गिरे। इससे बचाने के लिए टेलीस्कोप को एक बहुत बड़े स्टील डोम से कवर किया जाएगा जिसका वजन लगभग 2400 पिकअप ट्रक जितना वजनी है, जो ऑलमोस्ट 6000 टन है। इस डोम पर 2 बड़े दरवाजे लगाए जाएंगे जो दिन के वक्त बंद रहेंगे। ये डोम इतना बड़ा है कि इसके अंदर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी खड़ा हो सकता है और फैलाव की बात की जाए तो इसके अंदर पूरी फुटबॉल फील्ड भी बनाई जा सकती है। इसके नीचे एक हाईटेक प्लेटफॉर्म लगाया गया है जो पूरे टेलीस्कोप को 360 डिग्री घुमाने के काबिल बनाता है ताकि रात को आसमान के किसी भी हिस्से को देखने में आसानी हो। यह सोचने की बात है कि दुनिया के सबसे वीरान इलाके में जहां आसपास मीलों दूर कोई आबादी नहीं, कंस्ट्रक्शन टीम ने इस पेचीदे प्रोजेक्ट की शुरुआत कैसे की, खास तौर पर जहां ना रोड्स थे, ना बिजली थी और ना ही पानी, और ऊपर से कंस्ट्रक्शन भी पहाड़ की चोटी पर। इस प्रोजेक्ट के लिए ईसो ने सबसे पहले यूरोप में ही काफ़ी जगहों का मुआयना किया, लेकिन आखिर में उन्हें साउथ अमेरिका की इस लोकेशन को चुनना पड़ा। ईसो एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 कंट्रीज के मेंबर्स मौजूद हैं। ईसो के प्रोजेक्ट हेड का कहना है कि ELT के लिए इस जगह को सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहले यह कि इनको टेलीस्कोप के लिए एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां दूर दूर तक कोई शहर ना हो। उसका रीज़न है लाइट पोल्यूशन। आपने देखा होगा कि रात के वक्त भी अक्सर शहरों के ऊपर रोशनी होती है, अगर ऊपर बादल हो तो वो भी साफ नज़र आ रहे होते हैं। ये रोशनी हज़ारों लाइट ईयर्स दूर
किसी सितारे की रोशनी से तो काफी ज्यादा ही होती है, जो टेलीस्कोप से जनरेट होने वाली इमेज को खराब कर सकती है। पर इस तरह की बहुत सारी लोकेशन खुद यूरोप में भी पहाड़ों पर मौजूद है, तो फिर साउथ अमेरिका के इस लोकेशन को ही क्यों चुना गया? ALT को सिर्फ लाइट पोल्यूशन से बचाना काफी नहीं था, साफ आसमान का होना भी बहुत जरूरी है। यूरोप में ज्यादातर ट्रॉपिकल मौसम रहता है, जिसकी वजह से अक्सर यहाँ बादल होते हैं। पर अटकामा डेजर्ट दुनिया के खुश्क-तरीन टुकड़ों में से एक है, तभी यहाँ साल के 365 दिनों में से 320 दिन बादल नहीं होते, जो कि दूर दराज गैलेक्सी को देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। 2010 में ईसो की टीम ने मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट किया और आखिरकार उनको अटकामा डेजर्ट का ये लोकेशन सबसे बेहतरीन लगा। 3000 मीटर ऊंचा ये पहाड़, जिसे सेरो अमेज़न कहा जाता है। पर मसला ये था कि दूसरे पहाड़ों की तरह ये काफ़ी नोकीला पहाड़ था, यानी इस पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन करना इस कंडीशन में मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा इस पहाड़ की चोटी को काट कर 7 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एरिया सीधा करना बहुत ज़रूरी था। इमेजिन करें 3000 मीटर ऊंचा नोकीला पहाड़ और उसके ऊपर बहुत बड़ा मैदान बनाना हो। ये काम एक्सकावेटर्स की मदद से करना बहुत मुश्किल भी था और ख़तरनाक भी। लिहाजा 2014 में कंस्ट्रक्शन टीम ने एक्सप्लोसिव्स की मदद हासिल की। पहाड़ की टॉप पर जगह जगह सुराख करके एक्सप्लोसिव डाले गए और रिमोट कंट्रोल के जरिए उनको फाड़ दिया गया। इस तरह पहाड़ के 100 मीटर का ऊपरी हिस्सा उड़ा दिया गया, जिसमें 47 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी मौजूद थी। ये इतनी ज़्यादा मिट्टी थी जिससे 1911 ओलंपिक से स्विमिंग पूल फुल किए जा सकते हैं। मिट्टी और पत्थर को हटाने के बाद ऊपरी हिस्से को सीधा किया गया और टॉप तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहाड़ के ऊपर 7 फुटबॉल फील्ड जितना सीधा मैदान बन गया, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा मसला उभर कर सामने आ गया। एक ऐसा मसला जिसकी वजह से ELT का कंस्ट्रक्शन अगले 5 साल तक रुका रहा। इंजीनियरिंग टीम ने देखा कि पहाड़ के टॉप पर जगह जगह सिंक होल्स बन रहे हैं। वो इनको दोबारा से भरते, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद कई स्पॉट्स खुद ब खुद धंस जाते। ये ELT के फाउंडेशन डालने के रास्ते में सबसे बड़ा खड़ा होने वाला मसला था। असल में एक्सप्लोसिव को डालकर पहाड़ के टॉप को उड़ाया गया था। उसने पहाड़ की कोर को काफी नुकसान पहुंचाया था। पत्थरों में क्रैक्स पड़ गए और जगह जगह से मिट्टी अंदर धंसने लगी। हर कुछ महीनों के बाद अंदर पत्थरों में मूवमेंट होती और फिर नए सिंकहोल्स बन जाते। इस मसले से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने मैदान में कई ड्रिल्स किए और वाइब्रेशन की मदद से आर्टिफिशियल जमीन को स्टेबल किया, ताकि जितने भी सिंकहोल्स बनने हैं वो एक ही दफा में बन जाएं। फाइनली वाइब्रेशन वाला तरीका काम कर गया और सिंकहोल्स में भराई करके एक बार फिर से पहाड़ के टॉप को प्लेन कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में अगले 5 साल लग गए। अब अगला मरहला था ELT की फाउंडेशन को डालने का। ये कोई मामूली फाउंडेशन होने वाली नहीं थी। अटकामा डेजर्ट का ये हिस्सा सेस्मिकली एक्टिव रीजन है, जहां अर्थक्वेक का आना बहुत कॉमन है। टेलीस्कोप के महंगे पार्ट्स को अर्थक्वेक से बचाने के लिए फाउंडेशन को ऊपर वाले डोम से अलग रखा गया। फाउंडेशन और डोम के बीच कई हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं, जो अर्थक्वेक के झटकों को मेटल डोम और उसके अंदर टेलीस्कोप मिरर तक नहीं पहुंचने देते। 2023 में फाउंडेशन का काम मुकम्मल हुआ। अब बारी थी टेलीस्कोप के लाजवाब डोम की। डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे बेस कैप में ही बनाया गया। उसके बाद इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए इन रिमोट कंट्रोल ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक एक करके स्टील फ्रेम को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाते थे। ऊपर पहुंचाने के बाद क्रेन्स ने इस दहशतनाक स्ट्रक्चर को ऐसे आपस में जॉइन किया जैसे लेगो को जोड़ा जाता है। अटकामा डेजर्ट के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए रोड्स का नेटवर्क काफी हद तक पहले से बना था, क्योंकि ELT साइट से 20 किलोमीटर दूर ही ESO का एक दूसरा टेलीस्कोप भी मौजूद है, जिसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप या VLT कहा जाता है। तो VLT के इन्हीं रोड के नेटवर्क को एक्सटेंड करके सेरो अमेज़न तक पहुंचा दिया गया। ELT को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने के पीछे है इसका मिरर, जो कि 39 मीटर्स बड़ा है। फिलहाल इस बड़े मिरर को काबू करने के लिए डोम के अंदर स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और यह खुद इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस वर्कर से लगाए जो फ्रेम के ऊपर खड़ा है। ये 39 मीटर्स का आईना कुल 800 छोटे छोटे पीसेस को मिलाकर बनाया जा रहा है, जिसका काम स्पेस से आने वाली किसी भी लाइट को मल्टीप्लाई करके सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाना है। M2 से ये लाइट M3 और फिर M4 तक जाएगी। M4 और इस इमेज को ज्यादा शार्प बनाएगा, और इस काम के लिए डोम पर लगी ताकतवर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा।
ये लेजर्स आमतौर पर ऐसी वेवलेंथ पर सेट की जाती है जो 90 किलोमीटर आसमान में सोडियम आइटम्स को एक्साइट कर देती है, जिससे वो चमकने लगता है और आर्टिफिशियल स्टार बन जाता है। टेलीस्कोप इस आर्टिफिशियल सितारे को एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि रियल टाइम में ये पता लगाया जा सके कि एटमॉस्फेयर किस तरह से रोशनी को डिस्टॉर्ट या धुंधला कर रहा है। जब एटमॉस्फेयर में मौजूद डिस्टॉर्शन का पता लग जाता है तो फिर आसानी से टेलीस्कोप के इमेज में मौजूद धुंधलेपन को खत्म कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को अडेप्टिव ऑप्टिक्स कहते हैं। M4 से इमेज का धुंधलापन खत्म करने के बाद ये लाइट M5 तक जाती है और यहाँ पर इमेज को ठीक करने के बाद प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ELT से हमें हासिल क्या होगा। ELT वो वाहिद टेलीस्कोप होगा जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर एक्सोप्लैनेट की डायरेक्ट फोटोग्राफ ले सकेगा, वो प्लैनेट्स जिसमें जिंदगी के आसार होने का खदशा है। फिलहाल इन एक्सोप्लैनेट्स को दूसरे टेलीस्कोप्स इनडायरेक्टली देख सकते हैं, सिर्फ तब जब वो अपने सितारे के सामने से गुजरते हैं तो उनका साया नजर आता है। डायरेक्ट फोटोग्राफ के जरिए हमें ये मालूम पड़ सकता है कि उन प्लैनेट पे एटमॉस्फेयर कैसा है और एटमॉस्फेयर से पता लगेगा कि वहाँ पर पानी है या नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन, या फिर कोई ऐसी मखलूक तो नहीं जो अर्थ की तरह पोल्यूशन पैदा कर रही है। ELT के इतने बड़े आईने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट जमा हो पाएगी और इसके ज़रिए हम यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में भी देख सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं तो आपको बताते चले कि लाइट की एक फिक्स स्पीड है और ये उससे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम यूनिवर्स के पास्ट में भी आसानी से देख सकते हैं। इसकी सीधी सादी एग्जाम्पल है सूरज की पहली किरण। जब सनराइज होता है तो असल में हम सूरज के पास्ट को देख रहे होते हैं। सूरज की रोशनी दुनिया तक पहुंचने के लिए तकरीबन 8 मिनट लगाती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पीछे भी देख सकता है, यानी उसका मिरर उन धीमी लाइट को भी कैप्चर करता है जो यूनिवर्स में 1340 करोड़ साल पहले निकली थी और वो आज हबल तक पहुंची है। इसके बरक्स ELT का 39 मीटर्स बड़ा आईना हबल टेलीस्कोप से भी 10 करोड़ साल पीछे की लाइट को भी देखने के काबिल है, यानी 1350 करोड़ लाइट ईयर्स दूर। साइंटिस्ट के हिसाब से बिग बैंग, जिसकी वजह से हमारी ये यूनिवर्स बनी थी, वो 1380 करोड़ साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ELT यूनिवर्स की पैदाइश के 30 करोड़ साल बाद वाला मंजर भी कैप्चर कर सकता है। यहाँ आपको ये भी जानना जरूरी है कि ELT बेशक ही काफी बड़ा है, लेकिन ये सिर्फ आयनों पर मबनी टेलीस्कोप में सबसे बड़ा होगा, जबकि रेडियो टेलीस्कोप में एक बहुत बड़ी डिश होती है जैसा कि गोल्डन आई में है। आईने के बजाय ये टेलीस्कोप्स रेडियो वेव्स के जरिए पास्ट में देखते हैं और फिर कंप्यूटर प्रोसेस के जरिए उनकी तस्वीर बनाई जाती है। पर डायरेक्टली देखने के लिए ELT दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप होने वाला है। बात की जाए इस पर आने वाले खर्चे की तो ELT पर हैरत अंगेज तौर पर 160 करोड़ डॉलर्स का खर्च एस्टिमेट किया गया है, 13,600 करोड़ रुपए। ये करीब इतना ही खर्चा है जितना दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बनाने में लगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ELT की कंस्ट्रक्शन 2029 में मुकम्मल होगी। पूरी तरह तैयार होने के बाद शायद ये सबसे बड़े सवाल का जवाब दे पाए, क्या वाकई हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर हजारों लाइट ईयर्स दूर अर्थ जैसे किसी प्लैनेट पर भी जिंदगी बसती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।